औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान तकसबार एसोसिएशन की जानिब से हमारा जारी सिलसिला बेसिक कोर्स इनकम टैक्स, इस पर आज का मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। और इस लेक्चर में इससे पहले इनकम फ्राम सैलरी पर ओवरव्यू हमारे सीनियर मेंबर मोहम्मद यूनुस गाजी साहब ने दिया था, तो वही उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सेक्शन 12 और 13 और 14 इनकम सेक्शन 12 में इनकम फ्राम सैलरी की कंपटीशन के बारे में बताया गया है, तरीका कि टैक्स कैसे कैसे कैलकुलेट होगा। सेक्शन 13 में परक्विजिट के ऊपर बताया गया है। और इसी तरह सेक्शन 14 है रे एम्प्लॉय शेयर स्कीम के ऊपर है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पास इनकम फ्राम सैलरी है, और इनकम फ्राम सैलरी सेक्शन 12, इसमें अहम चीज़ 3 कंपोनेंट्स हैं। एक एम्प्लॉयर का होना, एम्प्लॉय का होना और एम्प्लॉयमेंट का होना। एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय को हायर करेगा और एम्प्लॉयर के पास नौकरी करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप का होना बड़ा ज़रूरी है। अब इस मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप को वो कोई भी नाम दे, लेकिन अगर उसका कंट्रोल जो शख्स एम्प्लॉई है, अगर उसे उसके मास्टर के पास है, अगर वो कुछ टाइम के लिए जॉब कर रहा है, उसके पास फुल टाइम जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, इस जैसे भी वो उसके पास अगर वो सर्वेंट जो है वो अपने मास्टर के ताबे है, उसके बात मानने का, उसके मुताबिक चलने का वो पाबंद है, तो ऐसा रिश्ता, चाहे उसका वो एम्प्लॉयमेंट कहें, चाहे उसका कोई भी नाम दिया जाए, वो इनकम फ्राम सैलरी में उसकी जो भी आमदनी होगी वो इसमें कंप्यूट होगी। और जो बेसिक जो चीज़ है इसमें वो बता दी है मैंने कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, और तीसरी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब उन्होंने बताया जी कि एम्प्लॉयमेंट इंक्लूज मीन्स के इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और डेफिनेशन की 3 किस्में होती हैं, एक इंक्लूसिव, दूसरी एक्सक्लूसिव और तीसरी इन दोनों का मर्जर होती है। इंक्लूसिव भी होती है और एक्सक्लूसिव भी होती है। इंक्लूसिव का मतलब है कि ये जो डेफिनेशन दी गई है, इसके अलावा अगर दुनिया में कोई भी डिक्शनरी के अंदर मीनिंग दिया गया है और वो मोतबर डिक्शनरी है, तो उसका मतलब भी एम्प्लॉयमेंट में लिया जाएगा। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जी कि इस सेक्शन जो डेफिनेशन दी गई है इस कानून के लिए, इसी अगर कोई भी डिक्शनरी मीनिंग है उसको इग्नोर कर दिया जाए, इसके अलावा किसी फैसले में, किसी और जगह पे, किसी दूसरे कानून में कोई और मतलब लिया गया, उसको इग्नोर कर दिया जाए, इस कानून के लिए इसका मतलब यही लिया जाएगा। और ये डेफिनेशन मीन्स के लफ्ज़ के साथ शुरू होती है। और जो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव होती है, ये कुछ मतलब उन्होंने पाबंद किया होता है कि एक्सक्लूसिव करके इसको पाबंद कर देते हैं कि जी कि हमारा ये इसके साथ रे मतलब तो लिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई डिक्शनरी का मतलब है या कोई दूसरे कानून में अगर इस लफ्ज़ को एक्सप्लेन किया गया है तो वो भी इसका हिस्सा होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट में जो कहा गया है, एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली जो कहा गया है वो पहले नंबर पे ए में कहा गया जी कि ए डायरेक्टरशिप और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। अगर कोई डायरेक्टर है या कोई ऑफिसर है कंपनी का, चाहे उसका कोई भी टाइटल है, कोई भी नाम उसको दिया गया है, कोई भी उसको ओहदा दिया गया है, वो कंपनी का में उसके मुआवजा मिलाएगा तो वो उसको सैलरी के अंदर सर्च करेंगे। दूसरे नंबर पर है ए पोजीशन इन टाइटलिंग द होल्डर टू फिक्स्ड और एसरटेनेबल रेम्यूनरेशन। ये हमारा जो आम एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या मास्टर और सर्वेंट का जो रिलेशनशिप है इसमें कवर होता है। और डी होल्डिंग एंड एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस मीन्स के किसी पब्लिक ऑफिस के अंदर कोई शख्स जॉब कर रहा है और वो पब्लिक ऑफिस की सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम के साथ साथ वो किसी जगह पर नॉमिनेशन भी उसको दे दी गई है, जॉब या उसको कोई मिनिस्ट्री दे दी गई है और उसकी सैलरी भी मिल रही है या उसका मुआवजा मिल रहा है, तो वो तमाम का तमाम इनकम फ्राम सैलरी ही कहलाएगा। इसका सेक्शन 12 को हम थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते हैं। और रिव्यू करते हुए इसमें जो सैलरी की मीन्स डेफिनेशन दी गई है और प्लस इसको साथ इंक्लूड्स भी लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव ये डेफिनेशन दी गई है। और एक्सक्लूसिव और पहले इसको एक्सक्लूसिव टर्म में एक्सप्लेन किया है कि एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्राम एन एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो लफ्ज़ है एनी,
एनी मीन्स के ये सबसे अहम है एनी का लफ्ज़, और एनी अमाउंट, जो भी अमाउंट रिसीव है, चाहे वो किसी भी मद में है, चाहे वो फिक्स सैलरी है, फिक्स सैलरी से ज़्यादा है, कम है, तो वो तमाम की तमाम जो अमाउंट जो उसे वसूल करता है वो एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर है कि एम्प्लॉई अगर वसूल कर रहा है अपने एम्प्लॉयर से, तो वेटर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के, चाहे वो इन काइंड है रहा, इन कैश है रहा, वो रेवेन्यू नेचर की है रहा, कैपिटल नेचर की है, वो तमाम की अगर कोई भी बेनिफिट अगर एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से ले रहा तो वो सैलरी इनकम कहलाएगा। और इसमें इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स। सेक्शन 13 के अंदर जो 2A से लेकर 2G तक के जितने भी अलाउंसेस बेनिफिट्स इसमें दिए गए हैं। इसके बाद है इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स। अगर इसको कोई भी बेनिफिट्स और किसी तरह का भी अलाउंस दिया जा रहा है, बेनिफिट दिया जा रहा है, तो वो सेक्शन 12 के 2A से 2G तक एक्सप्लेन किया गया है और उसके तहत वो टैक्सेबल होगा। Allowances paid for solely expended in the performance of the employee's duties will not include in salary, but it does not cover। ये सबसे अहम चीज़ है कि अगर उसको एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी काम के लिए कोई पैसा देता है और वो उसके साथ पर्पज़ ये है कि जी उसका कि वो कोई काम करके आए, मीन्स कि उसको किसी जगह से भेज रहा है और ट्रैवलिंग के लिए, और ट्रैवलिंग की कॉस्ट उसको वो पे कर रहा है, तो ऐसी कॉस्ट जो लाहौर जाना और फिर मुल्तान आना वापस, अगर इसके लिए उसने उसको खर्चा दिया है तो वो सैलरी का हिस्सा नहीं होगा। इसमें मेरे अजम्पशन है, लेकिन इसके अंदर भी एक मज़ीद अजम्पशन दी गई है, और वो अजम्पशन है कि अगर ऐसा अलाउंस मंथली बेसिस पर दिया जा रहा है या फिक्स बेसिस पर या किसी परसेंटेज की बेसिस पर दिया जा रहा है तो वो सैलरी का पार्ट होगा। और दूसरे नंबर पर ऐसी अमाउंट जो कि उसको दी गई है लेकिन वो स्पेंड नहीं हुई, अगर उसको 10,000 रुपये दिया गया था लाहौर जाने का और लाहौर से वो 5 मसलन 6,000 रुपये खर्च करके वापस आ जाता है, तो 4,000 रुपये जो है वो उसकी सैलरी बन जाएगी। तो ये एजम्पशंस इसमें भी शामिल हैं। लेकिन अगर वो 10,000 दिया गया है और 10,000 ही खर्च करके वापस आ गया है, तो इट मीन्स कि फिर उसके पास ये 10,000 रुपये उसके इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा नहीं होगी। और सबसे अहम बात है जी कि जो एम्प्लॉई है वो कोई भी खर्चा क्लेम नहीं कर सकता अगर वो उस जॉब को हासिल करने के लिए या उस जॉब को करते हुए वो करता है। मिसाल के तौर पर अगर वो घर से ऑफिस तक जाता है और ऑफिस से घर आता है और उसका एक्सपेंस अगर उसको रिक्शा फेयर या ट्रैवलिंग फेयर है, उसका पेट्रोल खर्च होता है, तो वो सैलरी अगर उसको 50,000 रुपये महीना मिल रही है तो उसमें से वो एक्सपेंस मैनेज नहीं करेगा। ये जो 50,000 की जो टोटल अमाउंट जो वो अपने एम्प्लॉयर से ले रहा है, ये ऑल जो टैक्सेबल होगी। और इसी तरह लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है कि जी अगर एम्प्लॉयर वो खुद सैलरी नहीं देता, किसी अपने एसोसिएट या किसी थर्ड पार्टी को पाबंद कर देता है जी कि हर महीने 50,000 रुपये एम्प्लॉई को दे, तो अगर एम्प्लॉयर ने नहीं भी दिए पैसे लेकिन अगर इसके अलावा कोई शख्स दे रहा है या थर्ड पार्टी दे रहा उसके एम्प्लॉयर का कोई एसोसिएट दे रहा है, तो उस सूरत में भी मेरे अमाउंट 50,000 इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा होगी। और इसी तरह अगर साल के दौरान जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो सबसे अहम है कि फाइनेंशियल ईयर हमारा होगा रकम जुलाई से लेकर 30 जून तक। और इस दौरान अगर उसने कोई रकम किसी साबका एम्प्लॉयर से ली है या मौजूदा एम्प्लॉयर से ली है या इसके बाद आने वाला कोई एम्प्लॉयर उसको लमसम कोई पेमेंट दे देता है, तो वह तमाम की तमाम इनकम फ्राम सैलरी ही बन जाएगी। इसकी एग्जांपल है कि मिस्टर एक्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023 रिसीव द फॉलोइंग एमोलूमेंट्स सैलरी फ्राम एक्स एम्प्लॉई फॉर 6 मंथ, रकम जुलाई 2022 टू 31/12/2022 रुपीज़ 9 लाख रुपए। और फिर इनकम फ्राम प्रेजेंट एम्प्लॉयर फॉर 6 मंथ्स, रकम जनवरी 2023 टू 30 जून 2023 15 लाख। और एडवांस से उसने ले लिया है 20 लाख रुपए फ्राम के, उसने जो प्रेजेंट एम्प्लॉय था उसको भी वो छोड़ के अब कहीं स्विच कर रहा है तीसरे के पास, तो जो प्रोस्पेक्टिव उसका एम्प्लॉयर है उसने उसको लमसम उसको दे दिए हैं
20 लाख रुपए। तो ये जो तमाम की तमाम 9 लाख, 15 लाख और 20 लाख रुपए की जो अमाउंट है, ये सैलरी का हिस्सा होगी और इनकम फ्राम सैलरी में इसको हम टैक्स करेंगे। और इन केस इफ एरी रिसीव्ड इन टू एम्प्लॉई एंड इन रिजल्ट द एम्प्लॉई इज चार्जेबल एट हायर रेट, और अगर उस सूरत में जी अगर उसको पिछले सालों का कोई रकम मिलती है और एम्प्लॉयर को उसकी वजह से हायर रेट में जाना पड़ रहा है, तो फिर वो कमिश्नर से इन राइटिंग एप्लीकेशन देकर एक नोटिस देगा, और उस नोटिस देने के बाद वो इस रकम को उस पिछले साल में जो उसको पिछले साल के लिए मिली थी उस साल में एसेस करने की परमिशन लेकर उस साल में एसेस कराएगा। और अगर उसको टैक्स का रेट का कोई बेनिफिट मिलता है तो इस तरह वो उस टैक्स रेट के बेनिफिट को हासिल कर लेगा। अच्छा, ये सबसे अहम चीज़ है और ये बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को गोल्डन हैंडशेक मिल जाता है, या कोई टर्मिनेशन का कोई उसको टर्मिनेशन के बाद कोई पैसे मिल जाते हैं, या सबसे अहम जो एक प्रोविडेंट फंड है, और अगर रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं और वो इकट्ठे मिल जाते हैं उसको। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिसाल के तौर पर उसको 1 करोड़ रुपए अगर मिल गया है साल के बाद, या उसके रिटायरमेंट के बाद उसको 1 करोड़ रुपए मिला है, तो जो 1 करोड़ रुपए उसको मिलेगा, हासिल होगा, वो उसके लिए वो क्या करेगा, वो एक फार्मूला दिया है BR ने कि A/B%। इस फार्मूले के तहत इसको पिछले 3 सालों की इनकम के जो उसने टैक्स पे किया है वो उसको ए रखेगा, उसको टोटल करेगा, सम करेगा। और बी है कि पिछले 3 सालों में उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम थी, उसको वो बी का हिस्सा बनाएगा फॉर प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, और इसको वो मल्टीप्लाई कर देगा परसेंटेज के साथ, 100 के साथ। तो वो जो रकम आएगी उस रकम के ऊपर वो फिर अपना इनकम फ्राम सैलरी को उस परसेंटेज के साथ टैक्स लगा ले, उसका पे करेगा। और ये इसलिए हमें इसमें ये ऑप्शनल है, इसमें ज़रूरी नहीं कि जी कि ये लाजमी इसने करना है, लेकिन हमें क्योंकि ये बेनिफिशियल है और हमें इसका बेनिफिट ये मिलता है जी कि हम जब अगर 1 करोड़ रुपये उसके पास आया है, तो 1 करोड़ रुपये जो है, सॉरी बस ज़रा इसमें लिखने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको आप एक जो मैं बोल रहा हूँ इसको ज़रा कंसिडर कर लें। 1 करोड़ रुपये जो आया है, 1 करोड़ रुपये के ऊपर अगर हम उस साल का रेट लगाएंगे तो हो सकता है कि उसको 35% टैक्स देना के हिसाब से रेट लग जाए। लेकिन इस तरह क्या होगा, उसको 3 सालों का जो एक एवरेज रेट होगा वो निकल आएगा, और फिर वो 1 करोड़ रुपये कमिश्नर को अप्रूवल और नोटिस देने के बाद 1 करोड़ के ऊपर अपना जो परसेंटेज निकलेगी पिछले 3 सालों की टैक्स को वो जमा करके, और इसके साथ पिछले 3 सालों का जो उसने टैक्सेबल इनकम जो उसने हासिल किया था उसका टैक्सेबल इनकम जो है उसकी पिछले 3 सालों की, उसके साथ वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, और इस तरह फिर वो अपने इस रेट जो रेट निकलेगा उसको 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करके उस पर जो टैक्स दे देगा। अच्छा, इसमें सेक्शन 69 बड़ा अहम है कि ये जो पैसे जो वसूल कर रहा है एम्प्लाई, तो उसको रिसीट ऑन इनकम 69 मुख्तलिफ सिनेरों को डील करता है। जैसे अभी हमने बात की है जी कि एक शख्स जो है वो पिछले एरियर भी वसूल करता है, एरियर वसूल करने के साथ वो प्रोस्पेक्टिव भी वसूल करता है। तो क्या वो किस सेक्शन के तहत वो इनकम बनती है, वो बेसिकली सेक्शन 69 है जो बताता है जी कि अगर कोई रिसीट आई है वो कब इनकम बनेगी। वो ऐसे है कि ए पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट बेनिफिट और रिक्विजिट इफ इट इज़ नंबर ए एक्चुअली रिसीव बाय द पर्सन, जब एक्चुअली रिसीव हुआ है। नंबर बी है अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन और अंडर एनी लॉ, जब अगर वो किसी इंस्ट्रक्शन के तहत वो उसका हासिल कर लेता है रहा उसकी, तो किसी और कानून के तहत उसका वसूल हो जाती है ये चीज़, तो वो भी रहा मेड अवेलेबल टू द पर्सन। अब अगर वो इसका मतलब है कि उस शख्स को नहीं मिली लेकिन उसको अवेलेबल हो गई है, आज मैंने 1 महीने का काम कर लिया है और
30 जून आ गया है और मैं अब रकम जुलाई में चला गया हूँ, तो मुझे जब रकम 30 जून को वो मेड अवेलेबल थी सैलरी मेरी, लेकिन मुझे मिली है कुछ 10 जुलाई को जाके, तो इस मीन्स के जो 30 जून वाली सैलरी है वो टैक्सेबल होगी मेरी फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर ही। और इसी तरह जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सेक्शन 12(7) एक रिलीफ देता है कि अगर मैं कोई सैलरी पिछले सालों की वसूल करता हूँ और वो इस साल में आकर हायर रेट पर टैक्सेबल हो जाती है, तो मेरे पास अख्तियार है, टैक्स पेयर के पास अख्तियार है कि जी कि वो कमिश्नर को एक नोटिस देगा, और उस नोटिस देने के बाद पिछले साल में अगर उसको कोई बेनिफिट मिलता है, तो पिछले जिस साल की वो सैलरी है जो आज उसको मिली है इन एरियर, तो उस साल में वो ऐड करके जो डिफरेंस होगा वो टैक्स जमा करा देगा, और इस साल का जो उस रकम को इस साल में वो ऐड नहीं करेगा। अच्छा, इसमें जो पॉइंट जो अहम है वो मैंने इसमें लिख दी हैं और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस तमाम सिनेरियो में रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे शुड बी एम्प्लॉयर, कि जो देने वाला है और जो लेने वाला है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हो, और मास्टर एंड सर्वेंट हो। जो एम्प्लॉयमेंट है वो मे बी फुल और पार्ट टाइम, कि हमारी जो एम्प्लॉय बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का लफ्ज़ है, ये फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट टाइम भी हो सकती है। मींस कि एक शख्स कई जगहों पर भी काम कर सकता है और कई जगहों पर काम ना भी करे, तो उसके अलावा भी अगर वो पार्ट टाइम अगर 2-2 घंटे काम करता है और 1-1 घंटा काम करता है, तो ये तमाम की तमाम उसको इसके साथ टैक्सेबल बिल्कुल होंगे। और इसके बाद सेक्शन 12 है डीमिंग प्रोविजन है, और ये मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप को इस पर हम इस पर डीम करती है। डीम मीन्स के मफरूज़े पे कायम है, और इस मफरूज़े के तहत अगर वो मास्टर और सर्वेंट का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन अगर उसको वो एम्प्लॉई नहीं भी लफ्ज़ बोला जाता है या उसको एम्प्लॉयमेंट का टाइटल नहीं देता, तो इसके बावजूद अगर वो कोई शख्स पैसे देता है, तो वो तमाम के तमाम जो पेमेंट होगी वो इनकम फ्राम सैलरी होगी। डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज़ इंक्लूसिव इन नेचर एंड एवरी सिंगल पेनी विल बी कॉल्ड सैलरी, कि वो कोई भी शख्स वो शख्स जो अगर किसी भी तरह की उसमें अगर कोई पेमेंट लेता है अपने एम्प्लॉयर से, तो वो सैलरी का पार्ट होगी। और फिर नॉमनक्लेचर विल नॉट अप्लाई इवन एम्प्लॉयर गिव गिफ्ट चैरिटी टू इस एम्प्लॉय। अब अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई पेमेंट देता है और वो कहता है जी कि रे मेरी जो पेमेंट है रे सैलरी नहीं है, बल्कि मैं इसे गिफ्ट दे रहा हूँ या इसको कोई चैरिटी दे रहा हूँ, तो ऐसी भी सूरत में तमाम जो रकम होगी वो सैलरी का ही हिस्सा होगी और सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। चैरिटी का लफ्ज़ दे देने से, गिफ्ट का लफ्ज़ लिख देने से वो एग्जम्प्ट के किसी भी तरह उसका बेनिफिट नहीं ले सकेगा। सैलरी जो होगी वो कैश में हो सकती है, किसी इन काइंड भी हो सकती है। और जो डायरेक्टर्स होते हैं, इवन नॉमिनी डायरेक्टर्स, जैसे कि किसी गवर्नमेंट के दायरे में अगर सदर पाकिस्तान है तो वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का डायरेक्टर है, या अगर गवर्नर है तो वो हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनका डायरेक्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है, कि वो कोई भी गवर्नर होगा वो मुख्तलिफ़ इदारों का डायरेक्टर होगा। तो इस तरह उसको कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई बेनिफिट मिलता है या उसको कोई पैसे दिए जाते हैं, तो वो तमाम की तमाम ऑफिस संभालने की वजह से भी अगर कोई डायरेक्ट उसको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, तो इनकम फ्राम सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। सैलरी कैन बी फ्राम मोर देन वन सोर्स, जैसे हमने कहा जी कि अगर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो उस तरह किसी भी मल्टीपल एम्प्लॉयर भी अगर हैं, तो वो तमाम के तमाम मल्टीपल एम्प्लॉयर जो हैं वो उसको जो रकम दे रहे हैं वो उसकी सैलरी ही कहलाएगी। और एक सैलरी ड्यू हो गई है, जब अगर उसको अवेलेबल हो गई है, जून की महीने की सैलरी अगर मुझे अवेलेबल हो गई है जून में, तो वो मेरी टैक्सेबल सैलरी करार हो जाएगी और मैंने उस रकम पर टैक्स देना है। इवन इसमें बड़ी अहम बात है जी कि एम्प्लॉई वो कहता है, एम्प्लॉई खुद माफ़ कर दे अपने एम्प्लॉयर को जी कि मैं आपसे अपनी सैलरी नहीं लेता, इसके बावजूद भी वो सेक्शन 69 सब की सी क्लास के तहत अगर फोरगो करने के बावजूद भी एम्प्लॉई ने उस रकम पर टैक्स देना है। और अगर कमिश्नर चाहे तो जिस वक्त अगर
एरियर था और एरियर में वो नहीं ले एरियर की रकम लेनी थी और उसने उस रकम को अगले सालों में जब मिली और पिछले सालों में उस पर टैक्स नहीं दिया था, तो उस सूरत में अगर कमिश्नर चाहे तो जब वो ड्यू हो गई थी तो उस बेसिस पर भी एम्प्लॉई से सेक्शन 110 के तहत टैक्स डिमांड कर सकता है। और 101 1A और B के तहत जो मुख्त सरकमस्टांसिस के अंदर ऐसा होता है जी कि पाकिस्तान से अगर कोई शख्स बाहर गया हुआ है और वो वहाँ जॉब मसलन की सैलरी ले रहा है, तो वो उसकी पोस्टिंग पाकिस्तान से बाहर है, जैसे कि एम्बेसी के हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, किसी भी एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो वो सैलरी अगर ले रहे हैं तो उस सैलरी को भी इसका जो इनकम फ्रा सैलरी पाकिस्तान के अंदर असेस होगी। और इसी तरह अगर कोई किसी गैर मुल्की को पाकिस्तानी कंपनी हायर कर लेती है और वो पाकिस्तानी और गैर मुल्की पाकिस्तान में आकर सर्विसेज देता है, तो वो भी सैलरी जो होगी वो पाकिस्तान के अंदर इनकम फ्राम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। टैक्स फ्री सैलरी का कंसेप्ट सेक्शन 12(3) के अंदर है कि इसको हम टैक्स ऑन टैक्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं। बाज़ दफ़ा एम्प्लॉई किसी अच्छी जगह पे बैठा है और दूसरा एम्प्लॉयर उसको हायर करना चाहता है, तो वो बेनिफिट देते हुए उसको कहता है जी कि मैं जो आपका टैक्स सैलरी का बनेगा वो भी मैं अदा करूँगा। अब ये टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर ने अदा करना है। और होता क्या है कि जब उस एम्प्लॉयर उसका टैक्स अदा करता है तो उस सूरत में अगर मिसाल देते हैं, साल के अंदर अगर उसने टैक्स एम्प्लॉई का बनता था 1,50,000 रुपये, तो ये टैक्स देना था एम्प्लॉई ने, लेकिन पे कर दिया एम्प्लॉयर ने। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये भी सैलरी पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगा। अब इसकी एग्जांपल दी है जी कि मिस्टर एक्स ने सैलरी रिसीव की है 50 लाख रुपए की, इसमें 2021 के मैंने रेट लगाए हैं, और 50 लाख रुपए पे टैक्स बनता था 6,70,000 रुपये। तो 6,70,000 रुपये ये इसकी बेसिकली ये पे कर दिया है एम्प्लॉयर ने। ये टैक्स की रकम एम्प्लॉयर ने पे कर दी है, और जब एम्प्लॉयर ने पे की है तो ये दोबारा उसकी पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगा, और सैलरी बन के अब उसकी सैलरी 50 लाख नहीं रह गई, 56,70,000 सैलरी हो गई है। और जो फ़र्क होगा 1,50,000 जो इस पर जो फ़र्क होगा, रे 56,70,000 रुपये जो टैक्स बनेगा वो 8,20,000 बना है 750 रुपये, और 8,20,750 रुपये जो टैक्स, इस दोनों को हम डिफरेंस करेंगे तो ये जो फ़र्क आ गया 1,50,750 आ गया। इट मीन्स के जो दोबारा उसने टैक्स के ऊपर टैक्स बनाया है वो 1,50,750 रुपये फिर एम्प्लॉयर उसको अदा कर रहा है, और इस 1,50,750 को फिर उसको सैलरी का हिस्सा बनाया जाएगा, और इस सैलरी के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो 8,54,669 बनेगा, और इसके ऊपर जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो गया 33,919 रुपये। मीन्स के 33,919 रुपये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई का टैक्स अदा फिर किया है, और इस टैक्स को अदा करके अब टोटल टैक्स बन गया है वो 1,84,669 बन गया है। और इसके बाद जो इसमें ऐड कर देंगे हम रकम को, और इस रकम को ऐड करने के बाद जब 58,54,669 रुपये का टैक्स एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया है, और इस तरह रे जब टैक्स जो जितना भी बनता जाएगा 7,632 रुपये, 1,717 रुपये, 386 रुपये, ये बेसिकली जमा होता जाएगा टोटल टैक्स के अंदर, और टोटल टैक्स जब वो अदा करता जाएगा तो वो उसी हिसाब से एम्प्लॉय की सैलरी बनती जाएगी, और सैलरी बनते बनते एक टाइम ऐसा आएगा कि जी कि टोटल टैक्स जो अगली फिगर जो 4 रुपये है इस पर टैक्स बनेगा 1 रुपये, और 1 रुपये भी उसकी सैलरी का हम ऐड कर देंगे। और जब हम एक सैलरी में ऐड करेंगे तो जो उसके बाद जो टैक्स बनेगा वो ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो तक जो हमने देखेंगे कि 6,70,000 रुपये जो उसने टैक्स देना था एम्प्लॉयर ने, अब जो टैक्स दिया जा रहा है 8,64,516 रुपये, और इस तरह जो टोटल टैक्स है वो जो एम्प्लॉयर ने पे किया वो 1,94,516 रुपये पे किया है। तो ये कंसेप्ट है, लेकिन हम
हमारे यहाँ ये बहुत कम अप्लाई होता है, इसलिए बस आप इसके कंसेप्ट ले लें, प्रैक्टिकली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। और ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि इन दिस केस टोटल टैक्स पेबल इस रुपीज़ 8,64,516 एज अगेंस्ट 6,70,000 एंड टैक्स ऑन टैक्स इस रुपीज़ 1,94,516। टैक्स ये जैसे मैंने पहले बता दिया है, हमारा रकम जुलाई से 30 जून होगा। और फिर इसमें लीव सैलरी जो होगी, राइट टू रिसीव, इस जो लीव को रिसीव करने का जो राइट है, ये तमाम का तमाम टैक्सेबल है, मासवाए के सिर्फ आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और ये इसकी क्लास मैंने लिख दी है ताकि किसी वक्त आपको अगर ज़रूरत हो तो यहाँ से आप देख सकें। इसके साथ अगर एम्प्लॉई सर्विस अपना कमीशन पर भी काम कर रहा है तो इस ऐसा कमीशन अगर उसको मिलेगा, अगर कोई फ़ी मिलेगी तो वो भी पार्ट ऑफ सैलरी होगी, अगर वो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ कमीशन के अंदर काम कर रहा कोई शख्स और उसके साथ जॉब का उसका कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो कमीशन ही रहेगा। लेकिन अगर उसकी वो जॉब भी है और जॉब के साथ साथ वो कमीशन के ऊपर भी उसको बेनिफिट दिया जा रहा है, तो जॉब अगर वो उसकी सैलरी है 50,000 रुपये, बाकी उसका कमीशन है, तो कमीशन उस महीने का जो भी उसने अगर 70,000 रुपये कमीशन कमाया है तो वो एक टोटल सैलरी उसकी 1,20,000 हो जाएगी। और इसी तरह अगर उसने कोई बोनस वगैरह वसूल किया है तो वो भी उसका सैलरी का हिस्सा बन जाएगा और टैक्सेबल होगा। रेमुनरेशन फॉर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ इज़ आल्सो टैक्सेबल, कि अगर उसने एक्स्ट्रा टाइम दिया है, इतवार संडे को लगा टाइम उसने आगे अपना काम किया है, 8 घंटे का टाइम होता है, उसने 12 घंटे नियरली काम ओवर टाइम उसने किया है, तो एक्स्ट्रा ड्यूटी रहा उसने एक जगह से, तो ऐसे काम किया है रहा, कोई एक्स्ट्रा उसको चार्ज दिया गया है, एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, तो उन तमाम इजाफी पैसों सारे के सारे जो भी होंगे वो सैलरी ही एसेस होंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनकम एम्प्लॉय शेयर स्कीम सेक्शन 14 के ऊपर। ये बेसिकली स्कीम मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हमारी पाकिस्तान की मेगा कंपनीज़ हैं, ये ऐसे शेयर ऐसे अपना ऑप्शन देती हैं और इसका मकसद बेसिक पर्पज़ होता है एम्प्लॉय दिल लगा के काम करें, और दिल लगा के उस वक्त काम करेंगे जब उनको पता होगा जी कि जो प्रॉफिट हो रहा है, दे आर आल्सो ओनर शेयर होल्डर इन दिस प्रॉफिट। जब ये फीलिंग आएगी उनको कि वी आर शेयर होल्डर इन प्रॉफिट, देन वो अच्छा काम करेंगे। तो जो मोस्ट कंपनी होती हैं, बजाय कि वो कैश इंसेंटिव देने के या बोनस देने के उनको, वो शेयर अपनी कंपनी के शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं। एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जा रहा है कि जी कि आप शेयर ले लें, तो उसकी जो वैल्यू होगी कि वो ले सके रहा, उसका जो राइट है रहा, ऑप्शन है उसके पास, इन दोनों सूरतों में वो टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल वो अमाउंट उस वक्त होगी जब अमाउंट है वो उसके पास अवेलेबल हो जाए और कि उसको वो बेच सके, ना उसे वो आमदनी हासिल कर सके। अगर मिसाल के तौर पर उसको 50,000 शेयर्स मिलते हैं, अगर उसके हिस्से में 50,000 शेयर्स वसूल करने का राइट है, सिर्फ राइट ऑप्शन कंपनी की तरफ से अनाउंस कर देने से ये टैक्सेबल नहीं हो जाएगा। ये टैक्सेबल जब होगा जब वो एम्प्लॉई इसको वसूल करेगा, इन 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देगा रहा, वो अपनी कंसेंट देगा जी कि मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है जी। कि और जब वो कंसेंट दे देगा और जब वो 50,000 शेयर्स उसके नाम से आ जाएंगे, देन उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, और इसके हिसाब से फिर वो इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा बन जाएगी और एम्प्लॉई अपनी इस रकम पर टैक्स देगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जी कि आप कुछ सालों तक इस शेयर्स को नहीं बेच सकते, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा जी कि अर्लियर ऑफ, पहले तो वो कहता है जी कि नो अमाउंट सैलरी चार्जेबल टैक्स, के वो सैलरी का हिस्सा वो अमाउंट नहीं बनेगी। कब तक? तब तक के फ्री राइट ना एम्प्लॉय को मिल जाए उसको ट्रांसफ़र करने का, ना उसको इससे पहले वो ट्रांसफ़र नहीं करता, बेच देता है, तो उस सूरत में भी वो इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा हो जाएगा। अब होता क्या है जी कि ये जो शेयर्स हैं वो कंपनी को वापस बेच देता है, तो इस सूरत में ये जो पैसे इसको मिलेंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर द सैलरी। और इसी तरह अगर उसको
जब अगर फ्री राइट कंपनी की तरफ से कहा गया जी कि 2016 में शेयर अलॉट हुए हैं और कहा गया जी कि 2020 से पहले आप नहीं बेच सकते और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी दूसरे शख्स को। अब 2016 में इसको मिले हैं तो 2016 में वो टैक्सेबल नहीं होगा, शेयर्स की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन जब वो 2020 में आएगा, अब अगर वो बेचे चाहे ना बेचे, ये 2020 में क्योंकि इसको राइट एक मिल गया है बेचने का, तो इस राइट के ऊपर वो अमाउंट जितनी भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी शेयर्स की, वो टैक्स ये 2020 में इनकम फ्राम सैलरी का हिस्सा हो जाएगी। ये थोड़ी सी इसकी एग्जांपल दी है कि अगर कंपनी उसकी कोई कॉस्ट रख देती है शेयर्स की कि आपने अगर शेयर्स खरीदने हैं कंपनी के, और कंपनी के शेयर्स खरीदते हुए अगर आपको 10,000 रुपये कॉस्ट पर डाल देती है, मिसाल के तौर पर 50,000 शेयर्स जारी किए हैं और उसकी जो कॉस्ट है कंपनी ने 10,000 रुपये रख दी है, तो 10,000 रुपये इस एम्प्लॉयर को अलाउेबल एक्सपेंस होगा। और जब भी वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स की निकलेगी तो वो 10,000 को इस अमाउंट को उसमें से लेस करेगा। एक एग्जांपल दी है कि मिसाल के तौर पर 2016 में 50,000 शेयर्स एक एम्प्लाई को दिए गए हैं, और जिस वक्त उसको शेयर दिए गए हैं 16 में उसकी पर शेयर वैल्यू थी 10 रुपये, और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जी कि वो शेयर्स को नहीं बेचेगा 2020 तक, और जो 2020 में जो उसकी प्राइस डिटरमिन की जाएगी वो 20 रुपये पर शेयर होगी। अब 2016 में क्या हुआ कि 2016 में उसके पास क्योंकि कोई राइट नहीं है तो इसलिए वो इनकम फ्राम सैलरी नहीं होगी। 2020 में जाके जब उसकी रकम मल्टीप्लाई करेगा 20 के साथ, उसने नहीं भी बेचा अगर इसको, तो वो 10 लाख रुपए अपनी सैलरी को हिस्सा बनाएगा इन 2020। और इसी तरह अगर इसने 2023 में 30 रुपये पर शेयर बेच दिया है, अब क्या होगा जी कि इसने 15 लाख रुपए वसूल किए, 10 लाख रुपए इसको ऑलरेडी इसने टैक्स दे चुका है 2020 के अंदर, तो जो 5 लाख रुपए होगा वो 2023 में इसको गेन हो जाएगा। और ये भी गेन जो होगा वो एज़ पर इनकम फ्राम सैलरी ही कंसिडर होगा। और ये जो 10 लाख रुपए रहे हमने सेक्शन 76(8) इसका अलाउ करता है जी कि जब उसने 10 लाख रुपये ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है तो फिर वो उस रकम को अब 15 लाख में से माइनस करेगा। जी आज का लेक्चर यहीं पे अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जी के इस लेक्चर को हम जूम की मीटिंग के अंदर भी डिस्कस करें, और जो हमारा अब रेगुलर क्लासेस हैं इंशाल्लाह वो जारी रहें, और इसको कोशिश करेंगे आगे मज़ीद 5 क्लासेस के साथ इस बेसिक जो हमारा कोर्स है इसका एंड कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।